नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिसिज्म्स टू द लॉ ऑफ डीएमयू। बच्चों क्रिटिसिज्म्स क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड क्रिटिसिज्म्स। क्रिटिसिज्म्स क्या होता है? तो जवाब है, जब कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं उसमें नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं। वैसे ही बिल्कुल लॉ ऑफ डीएमयू में भी हुआ। व्हेन अल्फ्रेड मार्शल specified this law in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. जैसे ही उसने बुक में लॉ ऑफ डीएमयू लिखा ना, तो उसके सेम लेवल के जो क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट थे ना, ऐसे ही होता है बच्चों। ये तो रूल है, प्रथा है। अगर सेम प्रोफेशन के लोग होंगे ना, इफ आई इंट्रोड्यूस समथिंग, तो लोग उसमें क्रिटिक्स निकालते हैं। अरे यार, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिसिज्म। बराबर। अभी कल की बात ले लो, कोरोनिल टैबलेट का इंट्रोडक्शन हुआ बाय पतंजलि कंपनी, रामदेव बाबा। आज ही सुबह न्यूज़पेपर में क्या आया, राजस्थान के मेडिकल ऑफिसर क्या कहते हैं कि दैट टैबलेट इज ओनली फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी and to some extent it can control fever। सूर्य का नेगेटिव पॉइंट्स निकालने में माहिर होते हैं। बिल्कुल वैसा ही लॉ में भी होता है। अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू बनाया। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा उसका एडिशनल बेनिफिट कम होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम अजम्पशंस। बट क्रिटिसिज्म्स क्या बोलता है सुनना, क्रिटिक्स क्या बोलते हैं सुनो। मैं क्रिटिसिज्म्स के पॉइंट्स पहले लिस्ट आउट करता हूँ। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जितने भी अजम्पशंस दिए सब अनरियलिस्टिक है, ऐसा बोलते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट, सही बात है, यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनडिविजिबल गुड्स, उसने बोला कि लॉ इज एप्लीकेबल ऑन डिविजिबल गुड्स। अगर आप अजम्पशन याद करोगे तो एक पॉइंट था डिविजिबल गुड्स, बट क्रिटिक्स वाले बोलते हैं कि इनडिविजिबल गुड्स पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ वन, उसने अपने अजम्पशन में कॉन्स्टेंसी वाले पॉइंट में लास्ट लाइन लिखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट, बट रियलिटी में इट्स नॉट पॉसिबल दैट एमयू ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। क्रिटिक्स वही बोलता है। सिंगल बॉन्ड, आपने जिद करके एक जगह बोला था इट सैटिस्फाइज ओनली सिंगल बॉन्ड, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। तो दीज आर 5 पॉइंट्स which will going to be considered as criticisms to the law of DMU। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा फॉर 4 मार्क्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिटिसिज्म्स टू द लॉ ऑफ डीएमयू। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म्स टू द लॉ ऑफ डीएमयू। तो ये 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं फिर से। नंबर 1, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अगर मैं अजम्पशंस के पॉइंट याद करवाऊं ना, रैशनैलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, फिर रीजनेबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, ऐसे पॉइंट्स थे बच्चों। सब अजम्पशन एक ही टाइम पे फुलफिल नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी कैन फुलफिल ऑल अजम्पशंस एट ए टाइम। अब मुझे बताओ ना, तुम एक कैसे बोलते हो होमोजीनियस? अभी हम लोग अपने आप को क्रिटिक्स के जगह में रखते हैं बच्चों, अपने आप को क्रिटिक्स की जगह में रखते हैं। हम लोग क्रिटिसिज्म निकाल रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिकली आपके साथ बात करूंगा जो भी क्रिटिसिज्म्स है। चलो मान लेता हूं मैं, आप बोलते हो यूनिट्स ऑफ चपाती कंसेप्ट। तो मुझे बताना बच्चों, कोई भी चपाती बनाते वक्त उसका रेडियस, उसका डायमीटर, उसका सर्कल का गैप, मैप, जो कुछ है वो मेजरमेंट करके कोई निकालता है क्या? हो सकता है कोई थोड़ा सा बड़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला हो गया होगा। इट्स नॉट पॉसिबल दैट ऑल यूनिट्स ऑफ चपाती विल गोइंग टू रिमेन होमोजीनियस। अगर एप्पल पे अप्लाई करो तो सब एप्पल एक ही साइज का होता है क्या? नहीं बच्चों, कुछ एप्पल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। कुछ टेस्ट में अच्छा होता है, काफी मीठा होता है, कुछ टेस्ट में कम मीठा होता है। तो मतलब इट्स नॉट पॉसिबल इन रियलिटी दैट वी कैन सी ऑल अजम्पशंस व्हिच आर गिवन बाय लॉ ऑफ डीएमयू विल गोइंग टू बी करेक्ट। इसीलिए उन्होंने, क्रिटिक्स वालों ने पॉइंट क्या बनाया, जो अजम्पशंस दिए वो अनरियलिस्टिक है। सही बात है। चलो देखते हैं क्या लिखा है उसमें।
मैं पढ़ता हूं आपके सामने अनरियलिस्टिक अजम्पशंस में क्या लिखा हुआ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन वेरियस अजम्पशन, जैसे होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी। 8 में से कोई 4 पॉइंट लिख देंगे इधर। होमोजेनिटी, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. मतलब मैं ये भी बताऊंगा कि ये सभी कंडीशन एक साथ फुलफिल होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको क्रिटिसिज्म्स में डाल दिया। मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया ना, आप चाहिए तो वो लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हो। क्या था वो लाइन कि सर ऑल यूनिट्स ऑफ एप्पल कैन नॉट बी ऑफ अ सेम साइज और अ सेम टेस्ट, as homogeneity says that all units should be identical, but in reality, in practical, it's not possible that all units of apple will going to be remain identical. Even the same rule is applicable for chapati also. Clear? आप बोलते हो कंटिन्यूटी, आप बोलते हो कंटिन्यूटी, तो ये पॉसिबल नहीं ना बच्चों, हर यूनिट को कंटिन्यूअसली आप कंज्यूम करो। गैप आ सकता है, गैप आ सकता है। एक साथ 7 चपातीस कौन कंज्यूम करेगा बच्चों? एक साथ 7 एप्पल्स कौन कंज्यूम करेगा? हो सकता है मैं 2 कंज्यूम किया, फिर गैप आया, फिर 2 कंज्यूम किया, गैप आया। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी वर्ड का मतलब होता है सर देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन टेस्ट, टेस्ट में, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है सर? एक हद के बाद आप जब कुछ कंज्यूम करते हो ना, तो हर ह्यूमन बीइंग का टेस्ट चेंज होता है। दे वांट डिफरेंट डिफरेंट गुड्स फॉर कंजम्पशन पर्पस। इसीलिए जो भी लॉ में अजम्पशंस बनाए हुए हैं ना, बहुत सारे अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं, अनरियलिस्टिक है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 बच्चों, कार्डिनल मेजरमेंट। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अनरियलिस्टिक अजम्पशन। मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो यू कैन प्रिपेयर योर ओन वर्ड्स आल्सो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कार्डिनल मेजरमेंट। हाँ बच्चों, इसको आप अपने ई बुक से देखकर अपने नोटबुक में लिखना। कार्डिनल मेजरमेंट याद होगा आपको, कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल, लिख के रखा था आपने। कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल होता है। आपने यूटिलिटी को जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम हो रहा था, आपने बोला 10, आपने बोला 8, आपने बोला 6, 4, 2, 0, -2। बट इन रियलिटी इज इट पॉसिबल? इन रियलिटी इज इट पॉसिबल? क्या हम लोग यूटिलिटी को, मैं बोल सकता हूँ कि एक चपाती खा के 10 ग्राम का पेट भर गया, फिर 8 ग्राम का पेट भरा, फिर 6 ग्राम का पेट भरा? यू कैन नॉट एक्सप्रेस यूटिलिटी इन नंबर्स। हाँ, कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, बट ऑर्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्डिनल मेजरमेंट? ऑर्डिनल वर्ड का मतलब होता है आई कैन से दैट आई गॉट यूटिलिटी मोर, लेस, मींस आई कैन एक्सप्रेस एज हाई, लो, मीडियम, बट आई कांट एक्सप्रेस इन नंबर्स। नंबर में एक्सप्रेस करूं तो कार्डिनल, हाई, लो, मीडियम बोलो तो ऑर्डिनल। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली बट नॉट कार्डिनली। किधर तो लिख लो ये लाइन बच्चों, किधर तो साइड में लिख लो ये लाइन जो मैंने बोला। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली, ऑर्डिनली तो ब्रैकेट में लिख के लेना हाई, लो, मीडियम, बट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। कार्डिनली बोलो तो नंबर में मेजर नहीं कर सकता। सही बात है, क्रिटिक्स तो सही बोल रहे। क्या जैसा आंसर पढ़ दो ना वैसे अपने आप को ढाल देने का बच्चों, जैसा देश वैसा बेस। क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हो तो अल्फ्रेड मार्शल के अगेंस्ट में हो जाओ, उसके खिलाफ लाइन बोलो, हाँ यार ये तो गलत बोला था, वो तो गलत बोला था, उसको कहते हैं क्रिटिसिज्म्स। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं क्या मेंशन किया उन लोगों ने। वो बोलता है द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली। सही बात है, लॉ ने अजम्पशन लिया कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ शेड्यूल, ताकि हम उसको एक शेड्यूल के थ्रू बता सके। अब आगे लिखा है इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। सही बात है बच्चों, रियलिटी में यूटिलिटी को आप कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल मतलब ह्यूमन बीइंग कॉन्सेप्ट है। अगर मेरा पेट नहीं भरता है, मेरा पेट भरता है तो मेरा माइंड बोलेगा ना पेट भर गया, अभी भूख लगा है,
फैन चालू है लेकिन हवा नहीं लग रहा है, फैन घूम रहा है, तो जरूरी नहीं कि यूटिलिटी मिलना ही चाहिए। हो सकता है कि फैन का कैपेसिटर खराब हो गया तो बेनिफिट नहीं दे रहा, वो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? दैट्स माय माइंड, my mind will going to decide whether I will going to get utility or not, but I can't measure it in numbers। हम उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है, लास्ट वाला लाइन देखो, इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल पढ़ने का पी साइलेंट होता है उसमें, पी साइलेंट होता है उसमें, क्या पढ़ने का उसको? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिर पिस्कोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मत पढ़ना। ओके चलो नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट कार्डिनल मेजरमेंट। इनडिविजिबल गुड्स, आपको याद होगा अजम्पशन में एक पॉइंट था डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब गुड्स को हम डिवाइड करके कंज्यूम करेंगे। तो क्रिटिक्स वाले क्या कहते हैं? इसका मतलब जो इनडिविजिबल गुड्स है उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्या भाई? तो हाँ भाई, क्योंकि उसने अजम्पशन में बोला था लॉ विल गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन ओनली डिविजिबल गुड्स। क्रिटिक्स बोलते हैं मतलब इनडिविजिबल गुड्स पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो देखो क्या लिखा है इंडिविजिबल गुड्स पे। लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल गुड्स एंड बल्की गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट एक्सेट्रा। सही बात है, मैं ऐसा बोलूंगा क्या? एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, दूसरा रेफ्रिजरेटर खरीदा, तीसरा खरीदा, अरे वो खाने का चीज थोड़ी है भाई, वो तो यूज करने का है। घर में एक ही रेफ्रिजरेटर होता है, एक ही कार होता है, एक ही टीवी सेट होता है। मतलब ऐसे बड़े और हैवी और बल्कि गुड्स पर लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते, विच आर नॉर्मली परचेज्ड इन अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम। खुद ही बोलता है ऐसे चीज हम एक ही बार खरीदते हैं, एक साथ पैसे देकर। ठीक है, आई होप इंडिविजिबल गुड्स भी आपको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4, कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी। इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कशन कर लिया बच्चों। कॉन्स्टेंसी में, अजम्पशन के कॉन्स्टेंसी वाले पैराग्राफ में लास्ट लिखा हुआ था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी assumed to be constant, but in reality it's not possible that we can treat the mu of money as a constant। बच्चों mu of money किसी के लिए भी जीरो नहीं होता, किसी के लिए भी कांस्टेंट नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी हमेशा हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या लिखा है देखो, द लॉ assumes that mu of each unit of money remains constant। लॉ assume करता है कि mu of money remains constant। however critics argument करते हैं that mu of money differs from person to person। सही बात है ना बच्चों? आपको याद है वो लाइन बोला था मैंने, mu of money to a poor is more, mu of money to a rich is less। वो लाइन इधर भी डाल सकते हो आप लोग। mu of money differs from person to person, it is influenced बोलो तो इफेक्ट होता है by change in price, stock of money etc। ठीक है, समझ में आया? फोर्थ पॉइंट कंप्लीट किया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पॉइंट, सिंगल वांट। बच्चों लॉ इज नॉट एप्लीकेबल on at a time if he consumes two or more commodities। Law is applicable on only single commodity। क्या लिखा है देखो, law is restricted to satisfaction of single want at a point of time। However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time। आपको याद आ रहा है? When you have said that units of chapati consume, तो reality में कोई सिर्फ चपाती कंज्यूम करेगा क्या? सिर्फ साथ में मैं भाजी लूंगा, अदर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स जो हम खाना खाते वक्त लेते हैं उन चीजों को भी कंज्यूम करूंगा ना। बट लॉ क्या बोलता है? ओनली सिंगल वांट। बट इट्स नॉट पॉसिबल दैट लॉ विल गोइंग टू बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल वांट। लॉ बोलता है बट इन रियलिटी अ मैन हैज टू सैटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक साथ उसको बहुत सारे पॉइंट सैटिस्फाई करना होता है। मैं चपाती खाते खाते अगर प्यास लग गया तो पानी पीता हूं, तो पानी का सैटिस्फैक्शन किधर मेजर हो रहा है इसमें? These are points I can say which are critics to the law of DMU। Is it clear? We have total 5 points। अपने नोटबुक में हेडिंग दो बच्चों, खाली पॉइंट्स लिख के लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑब्लिक सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू का रियलिटी में कुछ यूज है क्या? अल्फ्रेड मार्शल इतना मेहनत करके लॉ बनाया, तो रियल लाइफ में इसको कोई यूज करता है क्या? कोई सिग्निफिकेंस है क्या इसका?
तो आंसर है यस सर, उसकी सिग्निफिकेंस है। कौन यूज करते हैं उसको? पहला लिखा यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मैं समझाऊंगा बाद में, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी इन ऑल टोटल 4 पॉइंट्स आर देयर। 4 पॉइंट है बच्चों, usefulness to consumer, usefulness to government, basis of paradox of value, and basis of law of demand. Clear? तो पॉइंट नंबर 1 पे डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे डिस्कशन करते हैं, यूजफुलनेस टू कंज्यूमर। हाँ, अब उधर क्या लिखा है वो मैं बाद में पढ़ता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन, पहले मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो समझ लो बच्चों। यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर है, हम सब कंज्यूमर है। हम नॉर्मली वही चीजें खरीदते हैं जिससे हमको यूटिलिटी मिलता है। We never used to waste the money which we have earned. जो पैसे हमने मेहनत से कमाए ना बच्चों, उसको कभी हम लोग वेस्ट नहीं करते। इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड वी हैव लर्नड अ वैल्यू ऑफ मनी। बहुत लोगों ने मनी का वैल्यू समझ गया। जो मिडिल क्लास पीपल है, अननेसेसरी चीजों पर अभी पैसा खर्च करना बंद कर देंगे लोग, क्योंकि कभी भी ऐसे दिन देखने पड़ सकते हैं। तो बच्चों, कंज्यूमर आज की तारीख में पैसा उन्हीं चीजों पर खर्च करता है जिससे उनको यूटिलिटी मिलता है। Law of DMU helps to a consumer in the sense that consumer will going to buy or spend money only on buying those goods from which consumer will going to get a utility. सही बोल रहा हूं बच्चों मैं? आज के तारीख में कोई भी घर में नया टीवी परचेज करना नहीं करेगा, घर में शोकेस एसी लगाएंगे अभी। इवन इफ यू हैव मनी विथ यू, आज के तारीख में आप ये सब नहीं करोगे। हाँ सर, हम दूध खरीदने में, सब्जी खरीदने में, फूड ग्रेन्स खरीदने में पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि विल गोइंग टू गेट यूटिलिटी फ्रॉम देयर। क्योंकि हाँ, भले ही कंज्यूमर को कौन अल्फ्रेड मार्शल मालूम नहीं, बट बच्चों नहीं पता होकर भी हम सब ये चीज काम करते हैं। We used to spend money only on those goods from where we used to get utility. Okay? देखो क्या लिखा, पहले की इंट्रोडक्टरी लाइन लिखा है, in spite of criticisms, the law of diminishing marginal utility is very popular and as an important law in economics because its universal application. सही बात है। भले उसके दुश्मन लोगों ने कितना भी क्रिटिसिजम्स निकाला हो, भले उसके दुश्मन लोगों ने कितना भी क्रिटिसिजम्स निकाला हो, लॉ ऑफ डीएमई को कुछ इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। क्या लिखा देखो इसमें, this law creates awareness among the consumer to obtain maximum utility from limited resources. जो भी पैसे हमारे पास है, हम उसको ऐसा खर्च करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलिटी मिले, वेस्ट नहीं होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। बहुत जरूरी है बच्चों, अपने कंजम्पशन को डाइवर्सिफाई करें। बेस्ट एग्जांपल, आज के तारीख में मैंने जैसा बोला, विल नॉट गोइंग टू बाय एनी सोफा सेट एट होम। आज के तारीख में हम घर में सोफा सेट नहीं खरीदेंगे, एसी नहीं लगवाएंगे, पैसे है तो भी मैं नया मोटर बाइक कार नहीं खरीदूंगा, क्योंकि सर सिचुएशन सेज दैट बेसिक चीजों पे खर्च करना है हमको। हम अपने कंजम्पशन को डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई करते हैं इसका मतलब देख के खर्च करते हैं, जहां बेनिफिट वहीं पर खर्च करना। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। आप 2-3 लाइन ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? जस्ट वेट। Point number 2, usefulness to the government. Usefulness to the government. सर ये लॉ ऑफ डीएमयू ना गवर्नमेंट को भी यूज होता है। बच्चों गवर्नमेंट को कैसे यूज होता होगा मैं बताता हूं आपको। आप आपके एरिया में देख रहे होंगे बच्चों, एक सिगरेट, जो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अ स्मोकर, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ, विश्वास करना।
बच्चों एक सिगरेट कुछ 6-7 रुपए का जो मिलता था ना, आज की तारीख में वो 20 रुपए का बिक रहा है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, आप तो बोले नहीं पीते हैं। पता चलता है दोस्तों से, 20 रुपए में बिक रहा है बच्चों। लीकर का बॉटल, दारू, जैसे लॉकडाउन का 1.5 महीना 2 महीना खत्म हुआ, आपको मालूम होगा बच्चों, जैसे ही बियर शॉप वाइन शॉप ओपन हुआ ना, कस्टमर टूट पड़े और गवर्नमेंट ने सीधा 50% टैक्स बढ़ा दिया उसके ऊपर। क्यों बढ़ाया? बिकॉज गवर्नमेंट नोज दैट कि उन कंज्यूमर्स को उस दारू से, उस सिगरेट से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। डेफिनेटली बच्चों, कंज्यूमर गवर्नमेंट वाइल चार्जिंग टैक्स हमेशा ये देखती है कि उस गुड्स का एमयू ज्यादा है क्या लोगों के लिए। हाँ एमयू ज्यादा है तो चार्ज कर टैक्स, लोग खरीदेंगे बिंदास। अभी पेट्रोल का एग्जांपल ले लो ना बच्चों, इन लास्ट 15 days यू वोंट बिलीव इट, पेट्रोल 77 रुपीज से बढ़कर 83 तक पहुंच गया, 83 84 तक पहुंच गया। क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है पेट्रोल से लोगों को यूटिलिटी ज्यादा मिलता है, उनके बहुत सारे वांट फुलफिल होते हैं। आज ट्रेन बंद है, देखो मैं कैसे लॉजिकली बात करता हूँ, ध्यान देना गवर्नमेंट कैसे प्लान करती है बच्चों। अब ट्रेन बंद है, पीपल आर ऑप्टिंग देयर ट्रांसपोर्ट वाया बाइक और कार, इसलिए गवर्नमेंट को मालूम है लोग ये खरीदने जाएंगे ही पेट्रोल के बगैर, बाइक और कार तो चलने वाली है नहीं, इसीलिए उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर दी, इंक्रीज कर दिया। जिधर एमयू ज्यादा मिलता है, लोगों को एमयू मिलने वाला रहता है, बस उधर जाके टैक्स ज्यादा चार्ज करो। इसका मतलब लॉ ऑफ डीएमयू इज आल्सो हेल्पिंग टू गवर्नमेंट। लॉ ऑफ डीएमयू किसको हेल्प कर रही है? गवर्नमेंट को। लेट्स सी क्या लिखा है इसमें, बहुत कम है बच्चों, अगर मैं बात करने बैठू ना इस पॉइंट पे, आई कैन मेक अ डिस्कशन अप टू 1 hour। क्या लिखा देखो, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। प्रोग्रेसिव टैक्स बोलो तो जिसकी इनकम ज्यादा उस पर ज्यादा टैक्स, जिसका इनकम कम उस पर कम टैक्स। ट्रेड पॉलिसी बोलो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। प्राइसिंग पॉलिसी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया लीकर का, उसके प्राइस डिसाइड करने का पॉलिसी में भी गवर्नमेंट को कौन मदद करता है? लॉ ऑफ डीएमयू मदद करता है। बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है बच्चों, पढ़ के देखो फिर से एक बार। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू समझा तो बच्चों, बहुत पहले ना ओल्ड सिलेबस में ना सिर्फ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू पे एक शॉर्ट नोट होता था। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू 4 मार्क के लिए पूछते थे, अभी वो हटा दिया कॉन्सेप्ट, खाली एक पॉइंट रख दिया। वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना। वैल्यू दो टाइप का होता है, डिस्टिंग्विश पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। हर कमोडिटी में दो वैल्यू होता है, हर कमोडिटी में दो वैल्यू होता है। एग्जांपल, दिस इज मोबाइल फोन, सर इसको वैल्यू इन यूज है क्या? हाँ सर बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, इसमें वैल्यू इन यूज है। फिर किसी ने पूछा सर इसमें वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या? तो मैं बोलूंगा यस, फ्री में नहीं मिला, आई हैव टू पे सर्टेन अमाउंट फॉर दिस। जब आपको एक्सचेंज देना पड़ता है, जब आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो वो वैल्यू इन एक्सचेंज। और अगर वो यूज होता है तो वैल्यू इन यूज। हर कमोडिटी में नॉर्मली वैल्यू इन यूज भी होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज भी होता है, सब इस बात को मानते हैं। अब सुनना, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। पैराडॉक्स वर्ड का मतलब थियरी, लॉ, वो ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ डीएमयू, थियरी। पैराडॉक्स मतलब थियरी, बाजू में लिख के लेना किधर भी, पैराडॉक्स मतलब थियरी, लॉ। तो क्या बोलते हैं मतलब पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? हर कमोडिटी में वैल्यू इन यूज भी होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज भी होता है, बट सम कमोडिटीज आर देयर। मैं एग्जांपल लेता हूं, एयर, हवा। हवा, ये बात अलग है, जब आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है तो ऑक्सीजन का भी पैसा देना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है हॉस्पिटल। लेकिन व्हेन ही इज फिट एंड फाइन तो फ्री में ऑक्सीजन का मजा लेता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, ऑक्सीजन का, अबाउट एयर, उसमें वैल्यू इन यूज है क्या? है ना सर, अगर वो नहीं तो हम नहीं समझो, वो नहीं तो हम नहीं समझो, क्योंकि हमारा ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ एयर ही होता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या उस एयर में वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या? तो जवाब है नहीं सर, हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं सांस लेने का। भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए, पता चला कभी ऐसा दिन आ गया कि गवर्नमेंट घर में बिल भेजे
कि आपके फैमिली में इतने लोग हैं, हर एक आदमी का इतना इतना बिल बनता है, आपने एक महीने में इतना ऑक्सीजन लिया, उसका इतना बिल बनता है, भर दो। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, इमेजिन कर सकते हो, लेकिन रियलिटी नहीं पॉसिबल है। हाँ, ये बात अलग है सर, जब पेशेंट होता है, व्हेन ही फेसेस अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रीथिंग, तो हॉस्पिटल में उसका चार्जेस देना पड़ता है। बट मैं अभी फिलहाल फॉर अ कॉमन मैन, माय एग्जांपल इज दैट सर, जो ब्रीथिंग हम लोग लेते हैं, दैट एयर पोसेस वैल्यू इन यूज, बट उसको वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं होता है बच्चों। बट अभी मैं एग्जांपल लू गोल्ड, डायमंड। डायमंड, अब डायमंड के बारे में सोचो बच्चों, उसमें वैल्यू इन यूज है क्या? तो बहुत लोग का जवाब आएगा ना सर, कुछ लोग पहन के घूमते फंक्शन में, कान में, लेडीज को ज्यादा क्रेज होता है रिगार्डिंग डायमंड एंड गोल्ड। बच्चों, उसमें वैल्यू इन यूज है, वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या? है ना सर, फुकड़ में थोड़ी मिलेगा, पैसे देना पड़ेगा ना अपन को। नाउ माय क्वेश्चन इज कि उस डायमंड, उस ज्वेलरी, उस गोल्ड में वैल्यू इन यूज ज्यादा है या वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है? तो आप सबका आंसर होगा सर, वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। हम लोग रोज गोल्ड नहीं पहनते, रोज डायमंड नहीं पहनते, रोज गोल्ड और डायमंड को यूज नहीं करते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन महंगा बहुत है, मतलब उसमें वैल्यू इन एक्सचेंज है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू काफी बड़ा पैराग्राफ है, वो बड़ा क्या है, वो थोड़ा उसका विड्थ कम है, इसके लिए बड़ा लग रहा है बच्चों, होगा गिन के 4 सेंटेंसेस। चलो ध्यान दो। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या है वो आगे लिखा है। इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, सच एज, एग्जांपल के साथ है देखो, एयर, वाटर, sunshine, etc., as well as goods that have more value in use and less value in exchange, such as gold, diamond, etc. मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया एग्जैक्टली उसी का लाइन बनाया बच्चों। अगर आपका पूरा ध्यान मेरे एक्सप्लेनेशन पे था तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अगेन आई विल रिपीट इट, पैराडॉक्स मतलब थियरी, पैराडॉक्स मतलब थियरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया? आगे बढ़ता है, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड का बेस है डीएमयू। थोड़ी देर पहले मैंने कस्टमर का पॉइंट पढ़ा तो आपको बोला ना, मैं वो चीज, हाँ एक बात और, इकोनॉमिक्स में डिमांड मींस परचेस। इकोनॉमिक्स में डिमांड मींस परचेस। मेनी ऑफ टाइम आई हैव रिपीटेड दिस सेंटेंस कि इन इकोनॉमिक्स डिमांड मींस परचेस। मैं कोई भी परचेस करूं, उसका बेस लॉ ऑफ डीएमयू। मैं वो चीज खरीदूंगा ही नहीं जिससे मुझे यूटिलिटी ना मिले। बच्चों, आप लोग कभी भी साइंस का टेक्स्ट बुक नहीं खरीदोगे। यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप लोग बीकेएस, पीओसी, मैथ्स, ऐसे सब्जेक्ट्स के बुक खरीदोगे। आप कभी साइंस और आर्ट्स का बुक नहीं खरीदोगे। क्यों? फिर जवाब है सर, वो साइंस और आर्ट्स का बुक मेरे को यूटिलिटी नहीं देगा ना। तो मतलब ये डीएमयू एक आधार है, बेस है, जिससे डिमांड डिसाइड होता है वेदर आई शुड परचेज और आई शुड नॉट परचेज दैट गुड्स। चलो देखते क्या लिखा है, काफी बड़ा दिख रहा है लेकिन सिंपल होगा। द लॉ ऑफ डिमांड इज अ बेस ऑन द लॉ ऑफ डीएमयू, मतलब लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डीएमयू। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने आपको बार बार बोला डिमांडेड मतलब परचेस्ड, क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन परचेज वर्ड लिखना मत था आप। मैं भले ही डिमांडेड का मीनिंग परचेज बोल रहा हूं, बट डोंट राइट अ परचेज वर्ड, आपको डिमांडेड ही लिखना है इकोनॉमिक्स में। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स रेसेस, आपका परचेज बढ़ेगा विद अ फॉल इन प्राइस, एंड फॉल होगा विद अ इंक्रीज इन प्राइस। क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। सही बात है सर, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? हमारा डिमांड बढ़ेगा जब कमोडिटी का प्राइस कम होगा। दिस इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। सर डिमांड कम होगा जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। एग्जांपल, सर आज के डेट में ऑनियन ऑनियन 10 रुपए किलो मिलता है। अभी ऑनियन 10 रुपए किलो मिलता है, इसीलिए लोग खरीदते तो एक साथ 5 किलो 10 किलो खरीद रहे, बराबर। बट कभी कभी ना ऑनियन 60 रुपए किलो बन जाता है, 80 रुपए किलो हो जाता है। तो मुझे बताओ वहां पर लोग 5 किलो 10 किलो खरीदते होंगे क्या? नहीं, 1 किलो 2 किलो से काम चला लेता है। तो आप क्या देख रहे हो सर, जब डिमांड रेज हो जाता है, कब? जब प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। जब प्रोडक्ट का प्राइस रेज हो जाता है, डिमांड क्या हो जाता है? हमारा परचेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड।
and law of demand is based on law of diminishing marginal utility. Clear? आगे देखो क्या लिखा. When a consumer purchases more and more units of goods, its marginal utility steadily declines. Hence, he would buy additional units of commodity only at a lower price. हम ज्यादा क्यों खरीदेंगे? क्योंकि सस्ते में मिल रहा है इसीलिए खरीदेंगे, नहीं तो हम लोग उसको खरीदते नहीं है बच्चों. ठीक है, तो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. मैंने क्वेश्चन आपको क्या लिया, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस अबाउट लॉ ऑफ डीएमयू. क्लियर?